हेलो गाइस, आप देख रहे हैं वाईजी लॉ और मैं हूं वाईजी। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्शन 53 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जो कि फ्रॉड्यूलेंट ट्रांसफर की बात करता है। अब फ्रॉड का देखो जनरल मीनिंग अपने सबको पता है, दिमाग में अपने को आइडिया है, किसी को धोखा वोखा देने की बात होती है तो उसे फ्रॉड कहते हैं। लेकिन अगर टेक्निकल डेफिनेशन अपन देखें, लॉ में अपने को एग्जैक्ट डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो सेक्शन 25 आईपीसी का फ्रॉडुलेंटली डिफाइन करता है, क्योंकि टीपीए में फ्रॉड की डेफिनेशन नहीं है तो अपन आईपीसी की डेफिनेशन उठा रहे हैं। A person is said to do a thing fraudulently if he does that thing with intent to defraud. फ्रॉडुलेंटली आप कब एक्ट करते हो? जब आपका इंटेंट टू डिफ्रॉड होता है। इंटेंट टू डिफ्रॉड का मतलब क्या होता है कि आप फ्रॉडुलेंटली एक्ट कर रहे हो। मैं आईपीसी को बस इतना कहना चाहूंगा, उल्टा लॉजिक मत लगा मेरे ऊपर, ठीक है। तो ये थोड़ी सर्कुलर सी डेफिनेशन लगती है कि वही सेम चीज दोबारा बता दी घुमा फिरा के, लेकिन ऐसा नहीं है। फ्रॉडुलेंटली इन्होंने डिफाइन करा है कि भैया अगर आपका इंटेंट टू डिफ्रॉड होगा तो वो फ्रॉडुलेंटली एक्ट होगी, लेकिन आगे जोड़ा है बट नॉट अदरवाइज। इसका मतलब इंटेंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो ए है, वो बी को अपनी बाइसिकल बेच रहा है और वो बाइसिकल के दोनों टायर फटे हुए हैं और एकदम खराब हालत में है। अगर वो बी को जानबूझ के ऐसा दिखाता है कि बाइसिकल एकदम अच्छी कंडीशन में है, तो वो उसके साथ फ्रॉड कर रहा है। लेकिन मान लो ए ने वो बाइसिकल खुद नहीं देखी, 1 साल से गैराज में पड़ी है और उसकी हालत अपने आप पड़े पड़े बहुत खराब हो गई, ए को नहीं पता उसकी हालत बहुत खराब है, और फिर वो बी को बोलता है कि साइकिल एकदम अच्छी हालत में है और फिर उसको बेच देता है। तो वो उसके साथ फ्रॉड नहीं कर रहा है, वो गलती कर रहा है, मिस रिप्रेजेंट कर रहा है, जो भी कर रहा है, लेकिन वो फ्रॉड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ए का इंटेंट नहीं था। ए को पहले केस में जब पता था कि साइकिल की हालत बहुत खराब है, तो वो पता होने के बावजूद इंटेंशनली उसको धोखा दे रहा है। लेकिन सेकंड केस में वो उसको धोखा नहीं दे रहा है, क्योंकि उसको खुद को नहीं पता। तो इंटेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो मेन चीज है इस डेफिनेशन का, लोग ध्यान नहीं देते, लोग ये डेफिनेशन रटने में लग जाते हैं, वो इंटेंट वर्ड पे ध्यान नहीं देते। तो आप किसी के साथ फ्रॉड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये डिपेंड करता है कि आपका इंटेंट अच्छा है कि आपका इंटेंट खराब है। आप क्या कर रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आपके इंटेंशन से फर्क पड़ता है। तो सेक्शन 52 यहाँ पे अपने को 2 स्पेसिफिक इंटेंट बता रहा है। वो 2 स्पेसिफिक इंटेंट ही सेक्शन 52 के फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर के अंडर में आएंगे। जनरल फ्रॉड की बात नहीं कर रहा है ये सिर्फ 2 स्पेसिफिक इंस्टेंसेस की बात कर रहा है। वो इंस्टेंसेस अपन इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो भाई अपन ने देखा कि इंटेंशन होगा, मतलब जो एक्ट है उसके साथ अगर फ्रॉड करने का इंटेंशन होगा तो ही वो फ्रॉड होगा। सिर्फ एक्ट से फ्रॉड नहीं होगा। इंटेंशन टू डिफ्रॉड इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंटेंशन ऑफ डिफ्रॉड कब होगा और कब नहीं होगा? तो लॉ में एक टर्म यूज होता है गुड फेथ। अ थिंग इज डीम्ड टू बी डन इन गुड फेथ वेर इट इज डन ऑनेस्टली, वेदर इट इज डन नेग्लिजेंटली और नॉट डज नॉट मैटर। ये अपन ने जो एग्जांपल दिया था साइकिल वाला, ए ने बेचने से पहले साइकिल की कंडीशन चेक नहीं करी। तो आप कोई सामान बेच रहे हो, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहे हो, 1 साल से आपने वो सामान खुद चेक नहीं किया, तो वो नेग्लिजेंट एक्ट है। लेकिन यहाँ पे नेग्लिजेंटली इसने करी, उससे फर्क नहीं पड़ता। क्या इसका इंटेंशन था डिफ्रॉड करने का? नहीं, तो वो फ्रॉड नहीं होगा। तो अगर आप ऑनेस्टली कर रहे हो, ऑनेस्टली मतलब आपका फ्रॉड करने का इंटेंशन नहीं है, तो वो फ्रॉड नहीं कहलाएगा, भले ही आप नेग्लिजेंट हो। तो यहाँ पे नेग्लिजेंट ट्रांसफर नहीं पढ़ रहे अपन, फ्रॉड्यूलेंट ट्रांसफर पढ़ रहे हैं। तो क्या क्या इंडिकेशंस हो सकते हैं जो दिखाते हैं कि भैया जो ट्रांसफरर है, वो जो ट्रांसफर कर रहा है वो ऑनेस्टली नहीं कर रहा, वो गुड फेथ में उसको नहीं कर रहा है? तो ये फॉलोइंग इंडिकेशंस हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन ये कुछ हैं। सबसे पहला, डेटर सोल्ड एवरीथिंग कीपिंग नथिंग टू हिमसेल्फ। ए ने उधार ले रखा है बी से बहुत सारा, ठीक है, और अब उधार चुकाने से पहले इसकी जितनी भी प्रॉपर्टी थी ये सी को ट्रांसफर कर देता है, कुछ भी नहीं रखता है, 1 रुपया भी नहीं रखता अपने पास। अब इसके पीछे क्या इंटेंशन हो सकता है अपन इन्फर कर सकते हैं। जो बंदा फ्रॉड कर रहा है खुद से आके थोड़ी ना बताएगा मेरा क्या इंटेंशन था, अपने को इंटेंशन इन्फर करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे कोई बंदा अपनी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दे रहा है, अपने पास कुछ भी नहीं रख रहा और उधार ले रखा है दूसरे लोगों से, तो इंटेंशन अपन इन्फर कर सकते हैं कि भैया इसका इंटेंशन, जो बी है इसका क्रेडिटर, इसको डिफीट करने का था ताकि बी इसकी प्रॉपर्टी से पैसे नहीं निकलवा ले। तो पहला हो गया डेटर सोल्ड एवरीथिंग कीपिंग नथिंग टू हिमसेल्फ, तो ये एक इंडिकेशन हो सकता है। दूसरा, कंसिडरेशन इज नॉट एडुकेट, कि जो इसने अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेची सी को, वो बहुत सस्ते में बेच दी या फ्री में दे दी, तो ये भी एक इंडिकेशन हो सकता है। ए और सी की क्या पता दोस्ती हो और वो सी को बोले कि एक काम कर, मुझे ना नाम के 200 रुपए दे दो और मेरी सारी प्रॉपर्टी ले जा, और बाद में अपन देखते रहेंगे, मुझे लौटा देना, एक बार बी से छुटकारा मिल जाए उसके बाद अपन देख लेंगे कि अभी तो तेरे नाम हो जाएगी तो बी नहीं ले पाएगा तेरे से, मेरे पे तो उधार है, मेरे से ले लेगा, ऐसे बोल के दे सकता है ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तीसरी चीज, द ट्रांसफर इज मेड सीक्रेटली, जो ये पूरा ट्रांसफर कर रहा है ये चुपचाप कर सकता है। क्यों चुपचाप करेगा? क्योंकि एकदम नगाड़ा पीट के करेगा तो बी आ जाएगा ना, होने नहीं देगा ये ट्रांसफर। और चौथा, डेटर ट्राइज टू ट्रांसफर इन अ वे दैट इट गोज आउट ऑफ द रीच ऑफ द क्रेडिटर, तो अगर दूसरे इंसान को ट्रांसफर कर रहा है तो क्रेडिटर की रीच से बाहर चला जाएगा।
ये एक ही एग्जांपल में मैं सारे बता रहा हूँ, अलग अलग सिचुएशंस भी हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है चारों हों, इनमें से कोई सी भी हो तो इंडिकेशन हो सकता है कि हाँ भाई फ्रॉड का इंटेंशन है आदमी का। तो कोर्ट ये सारी चीज़ें देखेगा, अगर इनमें से कुछ एप्लीकेबल हैं और बाकी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि फ्रॉड किया है तो वो फ्रॉडलेंट ट्रांसफर में आ जाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि दो स्पेसिफिक सिचुएशंस बताता है, ये दो स्पेसिफिक टाइप के फ्रॉड बताता है सेक्शन 53। तो वो कौन कौन से हैं? पहली है डिफीट और डिले द क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होता है? जिसने आपको उधार दे रखा है। तो कोई ऐसा ट्रांसफर जिसके पीछे इंटेंशन क्या है कि या तो क्रेडिटर डिफीट हो जाए, उसको पैसे नहीं मिले, या फिर उसको पैसे देने में बहुत सारा डिले हो जाए, जो भी टाइम है उस पर डिजर्व करता है उससे काफी लेट। तो अगर इंटेंशन है टू डिफीट और डिले द क्रेडिटर तो फिर वो फ्रॉडलेंट ट्रांसफर होगा। और दूसरा, विदाउट कंसिडरेशन विद द इंटेंट टू डिफ्रॉड अ सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी। इसको ऐसे समझो, ए है, ए ट्रांसफर करता है प्रॉपर्टी बी को और फ्री में दे देता है, विदाउट कंसिडरेशन दे देता है, 1 रुपया भी नहीं लेता। और ये वाला जो ट्रांसफर है इसको ये सीक्रेट रखता है, ठीक है, ये कहीं पे पता नहीं चलने देता, किसी को चुपचाप इसके नाम करा देता है। और फिर उसके बाद वही प्रॉपर्टी ये सी के पास जाता है और उसको बेचता है। सेम प्रॉपर्टी, जैसे यहाँ प्रॉपर्टी एक्स मान लो, तो यही सेम प्रॉपर्टी एक्स इस सी को बेच देता है, लेजिटिमेटली बेचता है। इधर ये सी से एकदम जो प्रॉपर्टी के पैसे हैं 10 लाख रुपए वो ले लेता है। बाद में सी को पता चलता है कि प्रॉपर्टी तो बी को ट्रांसफर हुई है पहले। सी जाके कोर्ट में फाइल करता है केस, कोर्ट में जाके पता पड़ता है कि भैया डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायोरिटी लग जाएगी सेक्शन 48 के अंडर में, जिसके राइट्स पहले क्रिएट हुए हैं उसको प्रेफरेंस मिलेगी और बी को प्रॉपर्टी मिल जाएगी। तो सी के साथ तो यहाँ धोखा हो गया ना, ए ने चुपचाप बी को ट्रांसफर कर दिया, ए और बी का होगा पहले कुछ जुगाड़, उसके बाद वही प्रॉपर्टी इसने सी को बेच दी। अब इधर क्या हो रहा है? विदाउट कंसिडरेशन विद द इंटेंट टू डिफ्रॉड अ सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी। तो ये अपना प्रायर ट्रांसफरी है और ये अपना सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी है। तो यहाँ पे अपन फ्रॉड किसके साथ कर रहे हैं? सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी के साथ कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं फ्रॉड? जो पहला ट्रांसफरी था उसको बिना कंसिडरेशन के प्रॉपर्टी दे रहे हैं ताकि डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायोरिटी लग जाए सेक्शन 48 में और उसका राइट हो जाए प्रॉपर्टी के ऊपर, और सेकंड वाला नल एंड वॉइड हो जाए। तो सेक्शन 53 इन दोनों ही केसेस में कि आपने अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है टू डिफीट और डिले द क्रेडिटर, जो ये पहला वाला एग्जांपल दिया था मैंने कि बी से उधार ले रखा और सी को दे दी ताकि बी की रीच से बाहर चली जाए, या फिर विदाउट कंसिडरेशन विद इंटेंट टू डिफ्रॉड अ सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी, जो ये दूसरा वाला एग्जाम्पल दिया है कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायोरिटी की वजह से सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी को नुकसान हो जाए। इन दोनों ही केसेस में, फर्स्ट में और सेकंड में, ये सब क्लॉज 1 में लिखा है, सब क्लॉज 2 में लिखा है 53 के। तो सब क्लॉज 1 के हिसाब से क्रेडिटर जो है यहाँ पे इस केस में बी, ये जो ए और सी के बीच का ट्रांसफर है इसको वॉइड करवा सकता है, वॉइडेबल होगा ये इसके एक्शन पे, मतलब वॉइड नहीं हो जाएगा, ये चाहे तो वॉइड करा सकता है। और सेकंड केस में जो अपना सब्सिक्वेंट ट्रांसफर ही है वो ये जो बी को ट्रांसफर किया है इसको वॉइड करवा सकता है। किस बेसिस पे? कि ये फ्रॉडलेंट ट्रांसफर किए गए थे। जिस समझ गए ना, सब क्लॉज 1 के हिसाब से आप क्रेडिटर को फ्रॉड कर रहे हो किसी और को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करके ताकि क्रेडिटर प्रॉपर्टी से पैसे नहीं निकलवा पाए, और सेकंड केस में आप जो सब्सिक्वेंट ट्रांसफर है उसके साथ फ्रॉड कर रहे हो पहले ही एक फर्जी सा प्रायर ट्रांसफर क्रिएट करके ताकि आपको डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायोरिटी का फायदा मिल जाए। तो बस ये इतनी सी बातें हैं फ्रॉडलेंट ट्रांसफर में, ये दो स्पेसिफिक सिचुएशन की बात करता है। तो ये तो हो गया भाई फ्रॉडलेंट ट्रांसफर क्या होता है। अब इसमें क्रेडिटर वाली चीज में ना एक और चीज उठती है, एक टेक्निकलिटी उठती है। क्या एक क्रेडिटर को प्रेफरेंस दे सकते हैं अपन दूसरे क्रेडिटर के ऊपर? कि मान लो ये बंदा है, इसने 2 जनों से उधार ले रखे हैं, एक इस बंदे से उधार ले रखे हैं और एक इस बंदे से उधार ले रखे हैं। अब ये इस बंदे का उधार चुकाने के लिए अपनी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी इसको ट्रांसफर कर देता है। तो क्या ये इसके साथ इनजस्टिस है? क्या ये टेक्निकली फ्रॉड कर रहा है? तो ये जो क्वेश्चन है कि क्या आप एक क्रेडिटर को प्रेफरेंस दे सकते हो दूसरे क्रेडिटर के ऊपर, ये डिसाइड हुआ था मुसाहर साहू वर्सेस हाकिम लाल के केस में। इसमें क्या था, मुसाहर साहू और हाकिम लाल दोनों क्रेडिटर थे कृष्ण विनोद के। तो ये कृष्ण विनोद है अपना जिस बंदे ने क्रेडिट ले रखा है सारा, और ये पहला क्रेडिटर है हाकिम लाल और दूसरा क्रेडिटर है अपना मुसाहिर साहू। तो कृष्ण विनोद ने अपनी ट्रांसफर कर दी सारी प्रॉपर्टी हाकिम लाल को ताकि उसका उधार चुक जाए। तो हाकिम लाल तो यहाँ पे फ्री हो गया, लेकिन इसका सारा का सारा पैसा अटक गया ना, क्योंकि इसने अपनी सारी प्रॉपर्टी इसको ट्रांसफर कर दी। तो मुसाहिर साहू ने केस फाइल करा हाकिम लाल के अगेंस्ट, इसने इसके अगेंस्ट केस फाइल करा और इसने बोला कि ये जो ट्रांसफर है पूरी की पूरी प्रॉपर्टी का, इसको वॉइड डिक्लेयर करो आप, क्योंकि ये जो ट्रांसफर है ना ये इसको एज अ क्रेडिटर डिफीट करने के लिए किया गया है। तो कोर्ट ने बोला कि भैया जो सेल है उसने है ना मुसाहिर साहू का इंटरेस्ट डिफीट तो कर दिया, मगर वो पहली बात तो एडुकेट कंसिडरेशन के लिए थी, और दूसरा वाज इन सेटिस्फैक्शन ऑफ अ जेन्युइन डेट, and as the debtor reserved no benefit for himself, it was not a case of one creditor being performed for the purpose of detriment to another। तो कोर्ट ने यहाँ पे पूरे इंटेंशन देखे पहले देखा कि भैया क्या हाकिम लाल का डेट जेन्युइन था, जेन्युइन था।
दूसरा क्या इसने अपने साथ कोई बेनिफिट रखा इस प्रॉपर्टी को बेचने के बाद? कोई बेनिफिट नहीं रखा, एकदम एडुकेट कंसिडरेशन पे बेची है। तो फाइनली ये डिसीजन बनाया गया कि भैया डेट चुकाना है, 2 जनों का चुकाना है, तो किसका पहले चुकाना है, किसको प्रेफरेंस देनी है, इस क्रेडिटर को प्रेफरेंस देनी है कि इस क्रेडिटर को प्रेफरेंस देनी है, ये डेटर के ऊपर छोड़ा जाता है। डेटर की जो इच्छा है उसको पहले प्रेफरेंस देवे वो। तो कंक्लूजन ये है कि अगर आपके 2 या 2 से ज्यादा क्रेडिटर है और आप एक क्रेडिटर को प्रेफरेंस दे देते हो दूसरे क्रेडिटर्स के ऊपर और कोई भी इंटेंशन फ्रॉड का नहीं दिख रहा है, तो उसको फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर की कैटेगरी में नहीं डालेंगे। तो गाइस ये था सेक्शन 52 फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर। अगर आप भी इंटेंशन रखते हो मेरे चैनल को, मेरे काम को सपोर्ट करने का, तो एक लाइक और एक कमेंट यहाँ पे छोड़ के जाना भूलना मत। अपना इंटेंशन जस्टिफाई करो लाइक और कमेंट करके। सिर्फ वीडियो देखने से क्या होता है, क्योंकि लाइक और कमेंट अगर आप करते हो तो यूट्यूब के पास डेटा जाता है कि हाँ भाई ये चैनल अच्छा है एक्चुअली, तो वो मेरे को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। तो लाइक कमेंट कर देना। और अगर टीपीए डिटेल में पढ़ना है तो यहाँ पे मेरा टीपीए का पेड कोर्स का वीडियो आ जाएगा, वो चेकआउट कर लेना एक बार। और टीपीए की फ्री प्लेलिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। अगर सिर्फ कॉलेज के एग्जाम्स के लिए पढ़ना है तो ये फ्री प्लेलिस्ट मोर देन इनफ है। अगर डिटेल में पढ़ना है, जुडिशरी एस्पिरेंट वगैरह हो, तो ये वाला कोर्स आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।